तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत मगर डरावनी सी हवेली से, जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया होता है। यही हमें एक औरत दिखाई जाती है जो बहुत डरी समी एक कमरे में खड़ी होती है। तभी कोई उसे खाना देने के लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है, इसलिए वो भाग नहीं पाती। आखिर में वो एक लोहे का तार उठाती है, उसे अपने गले में बांधती है और हाथ में एक मूर्ति पकड़ लेती है ताकि वजन बढ़ जाए, और अगले ही पल फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कहती है, इस सब का अंत मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरी नस्ल का कोई और तुम्हें जरूर मिलेगा। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब हम एक लड़की एवी को देखते हैं। एवी एक आर्टिस्ट है, लेकिन अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त भी होती है और दोनों अपने बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रही होती है। एक दिन उसकी दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट के बारे में बताती है, जिससे किसी इंसान के परिवार वालों को ढूंढा जा सकता है। ये काम एक कंपनी करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। घर आकर एवी मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है, क्योंकि ये उसका शौक होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो अपने माँ बाप की तस्वीरें देख रही होती है, उनकी वॉइस मैसेज सुन रही होती है, क्योंकि कई साल पहले उसके माता पिता की मौत हो चुकी होती है और तब से वो पूरी तरह अकेली है। इसी वजह से वो डीएनए टेस्ट कराने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि शायद इस दुनिया में उसका कोई अपना मिल जाए। अगले दिन वो अपना सैंपल दे देती है और कुछ ही समय में रिजल्ट आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से है। कंपनी उसे बताती है कि उसका एक कजिन मिला है जो इस वक्त इंग्लैंड में ही रहता है। ये जानकर एवी काफी हैरान हो जाती है और ये बात वो अपनी दोस्त को भी बताती है। उधर उसी कजिन को भी मैसेज मिलता है कि उसकी एक कजिन एवी है। वो तुरंत एवी को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए कॉफी पर बुलाता है। एवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही अकेली थी और उसे फैमिली की कमी बहुत महसूस होती थी। लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाती है, किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत करो। मुझे तो ये डीएनए कंपनी ही फर्जी लगी है। क्या पता ये तुम्हें फंसाकर तुमसे कोई फायदा उठाना चाहते हो। लेकिन एवी उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। कुछ दिन बाद एवी अपने कजिन से एक होटल में मिलती है। उसका कजिन उससे बहुत अच्छे से पेश आता है और ये देखकर एवी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसे बताता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी और अमीर है, और जब उन्हें एवी के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। वो कहता है, कुछ दिनों में हमारी एक कजिन की शादी है, तुम्हें जरूर आना चाहिए, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एवी कहती है, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन इंग्लैंड आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो कहता है, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आने जाने का पूरा खर्च हम उठाएंगे, इसे हमारी तरफ से एक गिफ्ट समझो। ये सुनकर एवी मान जाती है और इंग्लैंड जाने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो इंग्लैंड पहुँच जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर उसका कजिन उसे लेने के लिए पहले से मौजूद होता है और एक बार फिर वो उससे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसके बाद वो एवी को एक शानदार हवेली में लेकर आता है। उस हवेली को देखकर एवी हैरान रह जाती है, वो बस उसे देखती ही रह जाती है। असल में एवी के कजिन की पूरी फैमिली उसी हवेली में रहती है, क्योंकि वे लोग उस हवेली के मालिक के लिए काम करते हैं, और क्योंकि कजिन की शादी की तैयारियां चल रही होती है, इसलिए वहाँ कुछ वेट्रेस भी बुलाई गई होती है। इसी दौरान एवी एक वेट्रेस से टकरा जाती है, जिसके हाथ में बर्तन होते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। एवी तुरंत उसकी मदद करने लगी है। तभी वहाँ घर का एक नौकर आता है और उस वेट्रेस से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर एवी उसे टोकती है और कहती है, आपको बात करने की तमीज नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। इसी बहस के बीच एक लड़का वहाँ आता है जो नौकर के व्यवहार के लिए एवी से माफी मांगता है। तभी एवी का कजिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों की मुलाकात करवाता है। तब एवी को पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है, जिसका नाम वाल्टर है, और उसके कजिन की फैमिली उसी के लिए काम करती है। वाल्टर का व्यवहार भी एवी के साथ बहुत अच्छा होता है, जिसे देखकर एवी को अच्छा लगता है। वो हवेली की तारीफ भी करती है। इसके बाद नौकर एवी का सामान लेकर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि हवेली सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत होती है। पूरी हवेली एवी को दिखाई जाती है और यही हमें पता चलता है कि ये वही हवेली है जहाँ शुरुआत में उस औरत ने मूर्ति के साथ अपनी जान दे दी थी। एवी को उसका कमरा भी दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसकी एक पर्सनल सर्वेंट भी होती है जो सिर्फ उसी के लिए काम करती है। ये सब देखकर एवी काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत इज्जत मिल रही होती है। सर्वेंट उसे कुछ नियम बताती है कि उसे खुद बाहर नहीं जाना है, जो भी चाहिए बस घंटी बजानी है। लाइब्रेरी में जाना मना है, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, और रात को उसे जल्दी सोना होगा। जब एवी खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखती है तो उसे खिड़कियों पर लोहे की सलाखें नजर आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है, ये क्यों लगी है? सर्वेंट जवाब देती है, कभी कभी खतरनाक पक्षी आ जाते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए ये लगाई गई है। एवी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है। रात को एवी अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करती है और यहाँ की सारी बातें बताती है कि वो यहाँ आकर बहुत खुश है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना अच्छा होगा। यहाँ के लोग, हवेली, माहौल सब कुछ परफेक्ट है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर वाल्टर आता है। वो कहता है, मैं बस ये देखने आया था कि आप ठीक से कमरे में
में आ गई और एक बार फिर अपने नौकर की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। उसकी बातों से साफ लगता है कि वो एवी को पसंद करने लगा है। इसके बाद एवी टहलने के लिए बाहर निकलती है और हवेली के पास एक पुरानी इमारत देखती है। वो उसे देखकर रुक जाती है क्योंकि उस जगह के आसपास उसे कुछ अजीब और डरावना सा महसूस होता है। और फिर रात को जब वो सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है जिससे वो तुरंत डरकर जाग जाती है। उसे प्यास भी लगी होती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो देखती है कि एक नौकर ने काम करने वाली सभी लड़कियों को इकट्ठा किया हुआ है और उनमें से एक को वो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए भेज देता है। ये देखकर एवी को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी सर्वेंट वहाँ आ जाती है और उसे वापस कमरे में जाने के लिए कहती है, आप अंदर जाइए और सो जाइए, बाहर आना आपके लिए ठीक नहीं है। एवी वापस अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जो लड़की लाइब्रेरी में गई थी, हम उसे देखते हैं कि वहाँ अचानक छत से लटकी कोई चीज उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ खींच ले जाती है। सुबह होती है और एवी को नीचे बुलाया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुई होती है। बाद में जब एवी अपने कमरे में वापस आती है तो उसे एक सुंदर ड्रेस मिलती है, साथ में एक नोट भी होता है जो वाल्टर ने भेजा होता है शाम की पार्टी के लिए। उधर हम देखते हैं कि वही नौकर दो और लड़कियों को लाइब्रेरी में शराब लाने के लिए भेजता है, लेकिन उनके साथ भी वही होता है, उन पर हमला हो जाता है और वे भी गायब हो जाती है। इस तरह एक एक करके कई वेट्रेस गायब होती जा रही होती है, लेकिन एवी को अभी तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ कुछ गलत और खतरनाक हो रहा है। रात को एवी वाल्टर के दिए हुए ड्रेस को पहनकर तैयार होती है और पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। एक थोड़ी चालाक होती है जो एवी को खास पसंद नहीं करती और दूसरी बहुत मासूम होती है जो एवी के आने से खुश होती है। एवी यहाँ एक बात से हैरान होती है कि उसने अभी तक दुल्हन को नहीं देखा, जबकि शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी वाल्टर वहाँ आता है और सीधे एवी के पास जाता है। वो उसके साथ डांस करता है और दोनों खुलकर बातें करते हैं। एवी उससे उस पुरानी इमारत के बारे में पूछती है जिसे देखकर वो कल डर गई थी। वाल्टर कहता है वो कुछ खास नहीं है, पुराने समय में उसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर वो एवी को एक दूसरी जगह ले जाता है जहाँ दोनों और भी बातें करते हैं। इसके बाद जब एवी रात को अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे अचानक किसी चीज का एहसास होता है और वह डर जाती है। वो घबराकर बिस्तर से नीचे छिप जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वाल्टर तुरंत वहाँ आ जाता है, उसे शांत करता है और पूरे कमरे की अच्छी तरह से जांच करता है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। आखिर में वाल्टर उसे समझाता है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। वाल्टर के साथ एवी खुद को काफी सुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो उससे कहती है, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती क्या तुम यहीं मेरे साथ रह सकते हो। वाल्टर उसकी बात मान लेता है। सुबह जब एवी की आँख खुलती है तो उसे अपने पास एक चिट्ठी मिलती है जो वाल्टर ने लिखी होती है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी नींद खराब न हो इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। थोड़ी देर बाद वही दोनों लड़कियाँ जिनसे एवी पार्टी में मिली थी उसके कमरे में आती है और उसे तैयार होने के लिए अपने साथ ले जाती है। जब वे एवी के नाखून काट रही होती है तो उसकी एक उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर उन लड़कियों में से एक खुद को रोक नहीं पाती और उसका खून चाटने लगती है। ये सब देखकर एवी हैरान रह जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब एवी को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि इस हवेली के लोग बहुत अजीब है और यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो फैसला करती है कि जहाँ जाने से उसे मना किया गया है वो वही जाएगी, यानी लाइब्रेरी में। जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो उसे टेबल पर अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स और जानकारी मिलती है और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि वाल्टर ने निकलवाई होती है। ये देखकर एवी को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वाल्टर वहाँ आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी डिटेल्स इसलिए निकलवाई क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसों की परवाह है। मैं ये जानना चाहता था कि तुम यहाँ किसी लालच में तो नहीं आई हो। तुम्हारे कजिन ने जब बताया कि तुम आ रही हो तो मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन सच में मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। एवी फिर से उसकी बातों में आ जाती है, इस बार और भी ज्यादा, क्योंकि अब वो वाल्टर को पसंद करने लगी होती है। रात का समय होता है और सब लोग बहुत ही शाही अंदाज में डिनर के लिए तैयार होते हैं। सभी अच्छे कपड़ों में सजे होते हैं। एवी को भी एक खूबसूरत ड्रेस दी जाती है जिसे पहनकर वो आती है और वाल्टर के पास बैठ जाती है। तभी वाल्टर खड़ा होता है और वो सबको कहता है, आप सबका शुक्रिया जो आप इतने समय से मेरे साथ हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं। फिर बातों ही बातों में वो अचानक ऐलान करता है कि मैं एवी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर एवी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डरावना होता है। अचानक उनका नौकर एक वेट्रेस का गला काट देता है और उसका खून एक बर्तन में भर लेता है। ये देखकर एवी के होश उड़ जाते हैं, वो बुरी तरह डर जाती है। तभी वाल्टर कहता है, सदियों से तुम लोग मेरी सेवा कर रहे हो और तुम्हें मुझे 3 बीवियां देनी थी, 2 तो मेरे पास है और तीसरी एवी से शादी करके पूरी हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि नंबर 3 बहुत खास और शक्तिशाली होता है, इससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और बदले में तुम्हें मिलेगा पैसा, रुतबा, ताकत और भी बहुत कुछ। अब एवी सब कुछ समझ चुकी होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। असल में वाल्टर एक वैम्पायर होता
होता है, यानी खून पीने वाला। और क्योंकि वो अमर है इसलिए सदियों से जिंदा है और वहाँ मौजूद सारे लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं। वाल्टर की पहली बीवी वही चालाक लड़की होती है और दूसरी मासूम वाली। और क्योंकि वे दोनों भी वैम्पायर होती है इसलिए सालों से वाल्टर के साथ है। तीसरी उसकी बीवी बनने वाली थी एवी की दादी, जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी जान दे दी थी। दरअसल वाल्टर किसी भी आम लड़की से शादी नहीं कर सकता था, उसे ऐसी लड़की चाहिए होती थी जिसका खून खास हो। एवी की दादी का खून खास था इसलिए उसने उससे शादी की, लेकिन उसने अपनी जान दे दी और अब वही खास खून एवी में भी है, इसलिए वाल्टर उससे शादी करना चाहता है। वो एवी से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तुम अमर हो जाओगी, मेरी तरह कभी नहीं मरोगी, तुम्हारे अंदर 100 आदमियों जितनी ताकत होगी, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी, तुम्हारे पास जिंदगी की हर चीज होगी, दौलत, ताकत, सब कुछ। लेकिन एवी को ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। इसके बाद उसे पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया जाता है। वहाँ वाल्टर की दोनों बीवियाँ, वही चालाक और मासूम लड़कियाँ भी उसके साथ होती है। असल में इस हवेली में सिर्फ वाल्टर और उसकी दोनों बीवियाँ ही वैम्पायर होती है, बाकी सभी इंसान होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं और उनके लिए खून का इंतजाम करते हैं क्योंकि वही उनका खाना होता है। वाल्टर की दोनों बीवियाँ एवी को समझाने की कोशिश करती है, हम भी इस दौर से गुजर चुकी है, जब वाल्टर तुम्हें अपना खून पिलाएगा तो तुम बहुत ताकतवर महसूस करोगी, इतनी खुश कि अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाओगी और धीरे धीरे तुम इस नई जिंदगी की आदी हो जाओगी। लेकिन एवी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एक खूनी, दरिंदा या शैतान बनना नहीं चाहती थी और यही सोचकर वो रोने लगती है। इसके बाद वे दोनों एवी को जिंदा छोड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि जल्द ही वाल्टर और एवी की शादी होने वाली होती है। वही जो सर्वेंट एवी को दी गई थी वो दिल की बहुत अच्छी होती है, उसे एवी पर तरस आ जाता है। वो नहीं चाहती कि एवी भी इस जुल्म का शिकार बने, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। मौका देकर वो एवी को वहाँ से भागने में मदद करती है। एवी किसी तरह वहाँ से निकल तो जाती है लेकिन जल्दी ही सबको पता चल जाता है कि वो भाग गई है और ये भी कि सर्वेंट ने उसकी मदद की थी। तुरंत उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेज दिया जाता है। एवी उनसे बचते बचाते उसी पुरानी इमारत में छिप जाती है। उधर नौकर उस सर्वेंट को मार देता है और उसकी लाश भी उसी इमारत में ले आता है। ये देखकर एवी और ज्यादा डर जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है और नौकर उसे देख लेता है। वो उसके पीछे भागता है लेकिन एवी चालाकी से उसे उसी इमारत में बंद कर देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। भागते भागते वो एक गांव में पहुँचती है और एक घर के दरवाजे पर जाती है जहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है। वो उनसे मदद मांगती है, प्लीज पुलिस को कॉल कर दीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। वे उसे घर के अंदर ले लेते हैं। औरत कॉल तो करती है लेकिन पुलिस को नहीं बल्कि वाल्टर को, क्योंकि वे लोग भी आम इंसान नहीं बल्कि वाल्टर के ही नौकर होते हैं। अब एवी सब समझ जाती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे उसे चाय देते हैं लेकिन एवी चाय पीने के बजाय उसे उस आदमी के चेहरे पर फेंक देती है। तभी वो औरत उस पर हमला कर देती है और एवी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सोफे पर पाती है और सामने वाल्टर खड़ा होता है। वाल्टर उसे फिर से वैम्पायर बनने के फायदे बताने लगा है, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है। पास ही एक लड़की पड़ी होती है जिसका खून वह पी रहा होता है। आखिरकार किसी तरह वो एवी को शादी के लिए मना लेता है। शादी के वक्त वाल्टर अपना हाथ काटकर एवी को खून पीने के लिए देता है और एवी उसका खून पी लेती है। अब रिवाज के मुताबिक वाल्टर को भी एवी का खून पीना था ताकि उसकी तीसरी शादी पूरी हो सके और वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन जैसे ही एवी उसका खून पीती है वो खुद भी ताकतवर हो जाती है और फिर वो वाल्टर को अपना खून पीने नहीं देती बल्कि वो वहाँ आग लगा देती है। आग फैलते ही सारे इंसान घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वाल्टर एवी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन एवी आग में से एक भारी हथियार उठाकर उसके सीने में दे मारती है। इससे वाल्टर कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद एवी वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वाल्टर की चालाक वाली पत्नी उसे पकड़ लेती है। वो उससे लड़ते हुए कहती है, बेकार लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम हजारों साल पुराने उसूल तोड़ दोगी? भूल है तुम्हारी और तुम वाल्टर को ऐसे ही नहीं मार सकती। हम उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे क्योंकि अगर वो मर गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा उससे लड़ने लगती है और बस एवी को मारने ही वाली थी मगर तभी वाल्टर की दूसरी मासूम वाली बीवी भी आ जाती है और क्योंकि वो शैतानी जिंदगी से तंग आ चुकी थी इसलिए वो वाल्टर की बीवी पर ही हमला कर देती है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ती है और आखिर में दोनों बड़ी अजीब तरीके से मारी जाती है। इसके बाद वाल्टर, जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी, वो एवी को पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर उसका खून पीकर उसे अपनी वाइफ बनाने की कोशिश करता है मगर एवी उसका हाथ काट देती है जिससे वो उसे छोड़ देता है। बाद में वो उसे धक्का मारकर आग में फेंक देती है और क्योंकि वो कमजोर हो गया था इसलिए वो तुरंत ही मर जाता है, मतलब उसका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद एवी इस पूरी जगह को आग लगा देती है और वहाँ से बाहर निकलती है। वो बची हुई एक लड़की को अपने साथ लेकर उस टाउन से भाग जाती है। 2 हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि एवी अब एक वैम्पायर बन चुकी है जो काफी ताकतवर भी है क्योंकि उसने वाल्टर का खून पी लिया था। यहाँ वो अपने दोस्त के साथ थी और वो दोनों अब एवी के उस कजन को ढूंढ रहे
थे, जो झूठ-मूठ का उसका कजन बना हुआ था। एवी उससे अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।